नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये सरकारी खजाना, नियम, प्रक्रियाएं एक जाल जैसा है, खासकर अगर आप ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर यानी डीडीओ हैं। तो आज हम इसी जाल को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता पर बात करेंगे। हमारे पास ना इस पर हुई एक काफ़ी डिटेल चर्चा है और कुछ नोट्स भी हैं जो इसके ज़रूरी और हाँ, कभी-कभी बड़े जटिल लगने वाले पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। मकसद बस इतना है कि इन नियमों को थोड़ा आसान बनाएं, मतलब उन साथियों के लिए जो रोज इनसे डील करते हैं। तो चलें शुरू करें ये पड़ताल। बिल्कुल। ये जो संहिता है ना, जैसा हमारे सोर्स मटेरियल में भी कहा गया, ये तो सरकारी फाइनेंशियल सिस्टम का समझिए रामायण या आधार है। इसमें सरकारी पैसे का मैनेजमेंट, कैसे निकालना है, कैसे हिसाब रखना है, वो सारे ज़रूरी नियम हैं। आज कोशिश रहेगी कि इसके जो सबसे अहम हिस्से हैं उन्हें समझें, खासकर डीडीओ के रोल और उनकी जिम्मेदारियों के हिसाब से। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई नया ऑफिस खुला, अब उसे ट्रेजरी से पैसा निकालना है। कैसे शुरू होगा ये सब? जी, इसकी शुरुआत होती है महालेखाकार मतलब एजी ऑफिस से। जो छत्तीसगढ़ ट्रेजरी कोड है CGTC, उसके नियम 15C में ये दिया है। एजी ऑफिस से एक फॉर्मल अथॉरिटी लेटर मतलब प्राधिकार पत्र जारी होता है। हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट में भी ये साफ है कि इसके बिना कोई भी नया ऑफिस ट्रेजरी से पैसा निकाल ही नहीं सकता। और इसी लेटर में ना डीडीओ कोड भी मेंशन होता है, जो ट्रेजरी के साथ लेन देन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, ये डीडीओ कोड, हाँ सुना तो बहुत है, पर ये होता क्या एग्जैक्टली? कितनी डिजिट का होता है ये 7 डिजिट का कोड होता है। जैसा हमारी सोर्स चर्चा में भी बताया गया, इसके पहले 2 अंक जो हैं वो बताते हैं जिला या ट्रेजरी का कोड। जैसे मान लीजिए रायपुर का 66 है या किसी और जिले का कुछ और होगा। अगले 2 अंक होते हैं डिपार्टमेंट कोड के, जैसे चर्चा में एक्साइज का 05 बताया था। और जो आखिरी के 3 अंक हैं वो उस डिपार्टमेंट के अंदर उस खास डीडीओ का एक रनिंग सीरियल नंबर होता है। तो बेसिकली ये ट्रेजरी सिस्टम में उस डीडीओ की एक यूनिक पहचान है जो एजी ऑफिस से मिलती है। ठीक है, ये तो हुई पहचान की बात। अब आते हैं मुद्दे पर। सरकारी पैसे का मैनेजमेंट, इसको लेकर तो जरूर कुछ बहुत खास और सख्त नियम होंगे, खासकर वो साल के आखिर वाला चक्कर जब बजट खर्च करने का प्रेशर होता है। हाँ, बहुत ज़रूरी नियम है और अक्सर यहीं पर मतलब चूक होने का डर रहता है। ट्रेजरी कोड का नियम 09 और खासकर सब्सिडरी रूल मतलब SR 284, इन दोनों का जिक्र हमारे सोर्स में है। ये बिल्कुल साफ करते हैं कि सरकारी पैसा ट्रेजरी से निकालकर आप बैंक अकाउंट में जमा नहीं कर सकते जब तक कि सरकार से कोई स्पेशल परमिशन न हो। और खासकर बजट को लैप्स होने से बचाने के लिए ऐसा करना तो एक सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटी मानी जाती है। लैप्स मतलब वो 31 मार्च के बाद पैसा बेकार हो जाता है ना? हाँ, वो 31 मार्च वाला प्रेशर ये तो लगभग हर डीडीओ ने फील किया होगा। चर्चा में भी ये बात आई। लोग बताते भी हैं कि कई बार बजट अलॉटमेंट ही आता है फरवरी या मार्च में, फिर प्रोसेस पूरा करने का टाइम ही नहीं मिलता। तब क्या? देखिए, यहीं पर SR 284 की इम्पोर्टेंस समझनी होगी। ये रूल साफ कहता है कि पैसा ट्रेजरी से तभी निकालें जब उसका पेमेंट तुरंत करना हो, मतलब इमीडिएट ज़रूरत हो। सिर्फ इसलिए पैसा निकाल लेना कि भाई बाद में ज़रूरत पड़ेगी या बजट लैप्स हो जाएगा, ये रूल के खिलाफ है। इसे कहते हैं एडवांस विड्रॉल और ये गंभीर अनियमितता है। और एक बात समझनी ज़रूरी है, कल को अगर ऑडिट होता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे डीडीओ की बनती है, भले ही बजट हेडक्वार्टर से लेट आया हो। अरे बाप रे, मतलब डीडीओ ही फंसेगा? बिल्कुल। चर्चा में ये भी क्लियर हुआ कि नॉर्मल हालात में कलेक्टर भी इन रूल्स में ढील नहीं दे सकते। हाँ, कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, वो अलग बात है। तो फंडा ये है कि बजट है इसलिए पैसा निकाल लो, ये गलत है। जरूरत है तभी निकालो। लेकिन फिर भी अगर बजट सच में बहुत लेट आया है और काम भी जरूरी है, तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? नियम तो ठीक है, पर काम रुकने से भी तो दिक्कत है। नियमों के हिसाब से तो अगर तुरंत पेमेंट नहीं करना है तो पैसा लैप्स होने देना चाहिए और अगले फाइनेंशियल ईयर के बजट में उसका प्रोविजन करवाना चाहिए। जैसा चर्चा में भी किसी ने कहा था कि 31 मार्च कोई ऐसी दीवार तो है नहीं कि दुनिया रुक जाएगी। हाँ, कुछ खास हालात हो सकते हैं। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ग्रांट आई जिसका यूज उसी साल करना कंपलसरी है। ऐसी सिचुएशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्पेशल परमिशन से उस पैसे को के डिपॉजिट में रखा जा सकता है। शायद इसे पीडी अकाउंट या लोक लेखा भी कहते होंगे, पर यह एक्सेप्शन है, नॉर्मल रूल नहीं।
निचोड़ यही है कि बिना ठोस वजह और परमिशन के एडवांस विड्रॉल से बचना ही बचना है। रूल्स का मकसद सिर्फ प्रोसेस नहीं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और सही प्लानिंग भी है। ये तो क्लियर हुआ। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात चली है तो डीडीओ की जो डेली की जिम्मेदारियां हैं उनमें और क्या खास बातें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए? जैसे मान लीजिए किसी बिल में कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, टोटल गलत लग गया। हाँ, अगर बिल में सिर्फ टोटल की गलती है, मतलब कोई मैथमेटिकल एरर है, तो ट्रेजरी कोड के रूल 26 के हिसाब से ट्रेजरी ऑफिसर को ये पावर है कि वो खुद उसे ठीक कर सकता है और डीडीओ को इन्फॉर्म कर देगा। जैसा सोर्स डॉक्यूमेंट में भी लिखा है, इसके लिए पूरा बिल वापस भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे थोड़ा काम आसान हो जाता है। और ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जमा करता है उसका ट्रेजरी से मिलान कैसे होता है? चर्चा में एक वर्ड आया था, तौज़ी। ये क्या चीज़ है? जी, फाइनेंस कोड का रूल 30 ये कहता है कि हर रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला ऑफिसर, जिसमें ऐसे डीडीओ भी हो सकते हैं जो रेवेन्यू जमा करते हैं, उनको अपनी मंथली रेवेन्यू रिसीट्स का एक स्टेटमेंट बनाना होता है। इसी को तौज़ी कहते हैं। इसे बनाकर हर महीने ट्रेजरी से इसका मिलान करवाना कंपलसरी है। चर्चा में ये बात भी आई कि पहले ई चालान वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कतें थीं, पर अब सिस्टम सुधर गया है और रिलेटेड ट्रेजरी ही ई चालान ऑनलाइन वेरीफाई कर सकती है। तो डीडीओ को ये पक्का करना चाहिए कि उनके डिपार्टमेंट के चालान टाइम पर वेरीफाई हों और ट्रेजरी को पता चले। और अगर मान लीजिए अकाउंटिंग में जैसे कोई खर्चा गलत हेड में डाल दिया, क्लासिफिकेशन गलत हो गया, तो उसे सुधारने का क्या प्रोसेस है? इसमें देखिए 2 सिचुएशंस हैं। अगर गलती का पता तब चला जब तक उस महीने के अकाउंट्स एजी ऑफिस नहीं भेजे गए हैं, तब तो ट्रेजरी लेवल पर ही करेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर अकाउंट्स एजी ऑफिस भेजे जा चुके हैं तो फिर प्रोसेस थोड़ा लंबा है। SR 37C के मुताबिक ट्रेजरी ऑफिसर एक फॉर्म होता है CGTC 78A, उसमें करेक्शन का प्रपोजल बना के एजी को भेजता है। और हाँ, जो साल भर के अकाउंट्स होते हैं उनमें करेक्शन की भी एक टाइम लिमिट है। SR 37D कहता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर की 25 मई तक ही ये हो सकता है। उसके बाद एजी लेवल पर भी नॉर्मल करेक्शन मुश्किल है। चलिए अब कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पर आते हैं, जैसे रिफंड। किसी ने सरकार को पैसा जमा किया, क्या उसका कुछ हिस्सा वापस मिल सकता है? पार्ट रिफंड। हाँ, जो नॉर्मल रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं उनमें पार्ट रिफंड पॉसिबल है। इसका प्रोविजन ट्रेजरी कोड के रूल 44 में है। जैसा चर्चा में जीएसटी का उदाहरण भी दिया गया, मान लीजिए किसी ने अंदाजन टैक्स ज्यादा जमा कर दिया, बाद में असेसमेंट हुआ तो पता चला कुछ लौट आना है, तो ओरिजिनल चालान के बेस पर डिपार्टमेंट जांच करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी से पार्ट रिफंड कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क याद रखना है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी EMD, उसका पार्ट रिफंड नहीं होता। EMD या तो पूरी जब्त होगी अगर टेंडर की शर्तें तोड़ी, या फिर 100% वापस होगी। अच्छा, EMD को लेकर तो अक्सर कंफ्यूजन रहता है। जैसा आपने कहा, चर्चा में भी इस बात पर काफी जोर था कि कई ऑफिस बस कॉन्ट्रैक्टर से डिमांड ड्राफ्ट मतलब DD लेकर फाइल में रख लेते हैं। क्या ये तरीका सही है? जी नहीं, ये प्रोसेस रूल्स के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। स्टोर परचेज रूल्स और ट्रेजरी कोड दोनों यही कहते हैं कि जो EMD मिली है उसे चालान के जरिए सरकारी खाते में रेवेन्यू डिपॉजिट हेड में जमा कराना चाहिए। हमारे सोर्स चर्चा में उसका सही हेड ऑफ अकाउंट 8443 भी बताया गया था। इसका फायदा ये है कि पैसा सरकार के पास सेफ रहता है और जब रिफंड करना हो तो ट्रेजरी के थ्रू नियम से पेमेंट हो जाता है। DD लेकर रखने में बहुत प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं, जैसा चर्चा में बताया गया। जैसे DD की वैलिडिटी खत्म हो गई, फिर बैंक से बार बार एक्सटेंशन कराओ, या DD गुम हो गया तो और बड़ी मुसीबत। नियम फॉलो करने से ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है और सेफ्टी भी रहती है। ये तो वाकई जरूरी बात है। अब आते हैं कैश बुक पर। आजकल जब इतना सब ऑनलाइन है, पेमेंट्स हो रहे हैं, तो क्या अब भी कैश बुक उतनी ही जरूरी है? यहाँ पर देखिए, हमारे सोर्सेज में एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल क्लियर थी। कैश बुक, जिसका जिक्र SR 53 और CGTC रूल 5 में है, और स्टॉक रजिस्टर, ये दोनों रजिस्टर आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, भले ही ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिक हो रहे हों। कैश बुक मेंटेन करना कंपलसरी है। इसमें एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखने वाली है, कैश बुक में एंट्री उस डेट को करनी है जिस दिन ट्रेजरी के ई-कोष पोर्टल या बैंक स्टेटमेंट से ये कंफर्म हो जाए कि पेमेंट वाकई सक्सेस हो गया है, न कि उस डेट को जब बिल ट्रेजरी में जमा किया था। अच्छा, ये बहुत अहम पॉइंट है। जी, और इसके अलावा हर महीने DDO का जो सरकारी करंट अकाउंट है उसका स्टेटमेंट लेकर कैश बुक से उसका मिलान, मतलब बैंक रेकन्सिलिएशन, ये भी कंपलसरी है।
और हाँ, एक बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, अगर कैश बुक में कोई गलती हो जाए तो उसे फ्लूइड लगाकर या ओवरराइट करके नहीं सुधारना है। उसे साफ एक लाइन से काटें, सही एंट्री लिखें, गलती का छोटा सा कारण लिखें और साइन करें। ये छोटी छोटी बातें ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जड़ हैं। बिल्कुल। अब जरा पुराने बकाया मतलब एरियर क्लेम्स की बात कर लें, उसके लिए क्या नियम है? इसके लिए मेनली SR 115 लगता है। रूल ये कहता है कि अगर कोई भी क्लेम जैसे सैलरी का एरियर है या DA का एरियर है, वो ड्यू होने की डेट से 1 साल के अंदर जमा नहीं किया गया है, तो फिर डिपार्टमेंट के हेड मतलब HOD की पहले परमिशन लेनी होगी। उसके बिना ट्रेजरी से पेमेंट नहीं हो सकता। इसी तरह एक और रूल है कि अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर का कोई बिल है और उसका पेमेंट करंट ईयर के बजट से करना है, तो भी आमतौर पर नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, जो अक्सर HOD ही होते हैं, उनकी परमिशन चाहिए। और हाँ, हर तरह के एरियर बिल के साथ SR 268 के तहत एक सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है। इसमें DDO ये सर्टिफाई करता है कि ये पैसा पहले नहीं निकाला गया है। चर्चा में इस सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस पर काफी जोर था, क्योंकि इसके बिना ट्रेजरी बिल रोक सकती है। अच्छा, और ये ट्रैवल अलाउंस मतलब TA और मेडिकल रीइंबर्समेंट, इनके क्लेम जमा करने की भी कोई टाइम लिमिट है? हाँ, बिल्कुल है। TA का क्लेम जो है वो जर्नी खत्म होने की डेट से 1 साल के अंदर ऑफिस में जमा कर देना चाहिए। और मेडिकल रीइंबर्समेंट का क्लेम इलाज के दौरान जो पहला कैश मेमो बना है, उसकी डेट से 6 महीने के अंदर ऑफिस में सबमिट करना होता है। चर्चा में ये भी क्लियर हुआ था कि अगर कोई सीरियस वजह है, जैसे कोई लंबी बीमारी या एक्सीडेंट, जिसकी वजह से कोई टाइम पर क्लेम नहीं कर पाया, तो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस देखकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देरी को माफ मतलब कंडोन कर सकती है। एक और सिचुएशन पे चर्चा में सवाल उठा था, अगर किसी एम्प्लॉय की ड्यूटी उसके हेडक्वार्टर से बाहर लगातार 30 दिन से ज्यादा लग जाए, तो डेली अलाउंस का क्या होता है? रूल इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। अगर ड्यूटी लगातार 30 दिन से ज्यादा के लिए हेडक्वार्टर से बाहर लगाई जाती है, तो 30 दिन पूरे होने के बाद वो जगह उस एम्प्लॉय के लिए टेम्परेरी हेडक्वार्टर मानी जाती है और उसके बाद उस जगह पर रहने के लिए डेली अलाउंस मतलब DA नहीं मिलता। हाँ, वहाँ आने जाने का जो किराया वगैरह है वो रूल के हिसाब से मिलेगा, पर 30 दिन पूरे होने के बाद DA मिलना बंद हो जाएगा। समझ गया। अब कुछ ऑपरेशनल और प्रोसीजरल सवाल ले लेते हैं। क्या ऑफिस का जो हेड होता है वो अपना DDO का काम किसी और ऑफिसर को दे सकता है, डेलीगेट कर सकता है? हाँ, SR 125 के तहत ये पॉसिबल है। ऑफिस हेड अपने अंडर काम करने वाले किसी दूसरे गैजेटेड ऑफिसर को, जो कम से कम क्लास 2 लेवल का हो, DDO का काम सौंप सकता है, मतलब डेलीगेट कर सकता है। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि काम सौंपने के बाद भी अगर कोई फाइनेंशियल गड़बड़ी होती है, तो उसकी फाइनल जिम्मेदारी ऑफिस हेड की ही बनी रहती है। अच्छा, मतलब जिम्मेदारी ट्रांसफर नहीं होती? बिल्कुल नहीं। चर्चा में ये भी बताया गया कि अगर किसी ऑफिस में कोई क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर है ही नहीं, तो स्पेशल केस में सरकार की परमिशन से क्लास 3 के एम्प्लॉय को भी ये काम दिया जा सकता है, पर वो एक्सेप्शन है। और जब किसी DDO का ट्रांसफर होता है या कोई नया आता है, तो वो स्पेसिमेन सिग्नेचर का क्या करना होता है? ये तो काफी रूटीन प्रोसेस है ना? जी, SR 157 इसी के बारे में है। जब भी DDO बदलते हैं, तो नए DDO के स्पेसिमेन सिग्नेचर मतलब नमूना हस्ताक्षर एक फॉर्म में भरकर रिलेटेड ट्रेजरी और DDO के सरकारी बैंक अकाउंट वाली ब्रांच में जमा करने होते हैं। ये एक जरूरी प्रोसेस है ताकि बिल्स का पेमेंट ना रुके। चर्चा में ये भी हिंट दिया गया कि फ्यूचर में शायद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मतलब DSC और ई-वाउचर सिस्टम पूरी तरह से लागू हो जाए, तो हो सकता है ये सिग्नेचर मिलाने का मैनुअल काम खत्म हो जाए। DSC मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। एक और प्रैक्टिकल इशू जो चर्चा में उठा था, सरकारी अकाउंट से बैंक चार्जेस का कटना। कई DDOs ने शायद ये अनुभव किया होगा कि उनके करंट अकाउंट से कभी-कभी बैंक को चार्ज काट लेता है। क्या ये सही है? देखिए, नॉर्मली ये सही नहीं है। जैसा चर्चा से पता चला, जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ये अकाउंट्स मतलब DDO करंट अकाउंट्स बैंकों में खुले थे, तो आमतौर पर यह शर्त थी कि इन पर कोई नॉर्मल बैंक चार्ज जैसे लेजर फोलियो चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। अगर बैंक फिर भी चार्ज काट रहा है, तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इससे प्रॉपर चैनल से
जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टरेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मतलब DIF के सामने उठाना चाहिए और चार्ज माफ करवाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर किसी भी लेवल पर यह चार्ज माफ नहीं होता है तो फिर उस चार्ज के पेमेंट के लिए बाकायदा बजट में प्रोविजन करवाना होगा, क्योंकि सरकारी पैसे का हर खर्चा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, रूल्स के दायरे में और बजट के थ्रू ही होना चाहिए। सही बात है। एक आखिरी सवाल जो चर्चा में एक रियल प्रॉब्लम की तरह सामने आया था, RTI मतलब सूचना का अधिकार के तहत फीस के तौर पर पोस्टल ऑर्डर मिलते हैं। अगर ऑफिस की नेग्लिजेंस से ये 6 महीने में कैश नहीं हुए और एक्सपायर हो गए तो क्या करें? हाँ, ये एक मुश्किल सिचुएशन है, जैसा चर्चा में भी माना गया। पोस्ट ऑफिस के रूल के हिसाब से 6 महीने बाद पोस्टल ऑर्डर का पेमेंट नहीं होता। अब उस एक्सपायर्ड पोस्टल ऑर्डर का क्या करना है? इसके लिए ट्रेजरी कोड या रिलेटेड रूल्स में कोई सीधी क्लैरिटी शायद नहीं है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छा यही होगा कि डिपार्टमेंट के हायर ऑफिसर्स या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन RTI सेल से गाइडेंस ली जाए। लापरवाही तो हुई है, लेकिन उसका सल्यूशन भी नियम के हिसाब से ही ढूंढना होगा। तो छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता की इस पूरी बातचीत से एक बात तो एकदम साफ है कि भाई नियमों का पालन कितना जरूरी है, खासकर DDO के लिए। वो एडवांस विड्रॉल से बचना, कैश बुक और स्टॉक रजिस्टर जैसे जरूरी रिकॉर्ड्स सही से मेंटेन करना, रेवेन्यू का टाइम पर मिलान करना और अलग अलग क्लेम्स, चाहे वो एरियर हों या TA, उनका टाइम पर सेटलमेंट पक्का करना, ये कुछ मेन बातें हैं जिन पर हर DDO को ध्यान देना ही चाहिए। बिल्कुल, ये नियम सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये सरकारी पैसे के सही इस्तेमाल और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को पक्का करने के लिए बनाए गए हैं। इनका पालन करना DDO की सीधी जिम्मेदारी है। हालांकि जैसा कि चर्चा में ये बात भी उठी थी कि ये संहिता मूल रूप से काफी पुरानी है, शायद 1955 के नियमों पर आधारित है। तो ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या ये पुराने नियम आज की डिजिटल दुनिया, काम की जो रफ्तार बढ़ गई है और जो नए तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं उनके साथ पूरी तरह से कदम मिला पाते हैं? वाकई ये सोचने वाली बात है। नियमों की अपनी जगह है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी और काम की प्रैक्टिकलिटी भी है। कैसे इन दोनों के बीच एक बैलेंस बने, खासकर तब जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है और तुरंत रिजल्ट देने का प्रेशर भी बढ़ रहा है। शायद ये एक ऐसा एरिया है जिस पर लगातार सोचने समझने और ज़रूरत के हिसाब से नियमों को अपडेट करने की ज़रूरत बनी रहेगी। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं ख़त्म करते हैं।